हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, टॉपर बैच में ये साइंस का पहला वीडियो है। आगे जितनी भी वीडियोस आए सभी वीडियोस को आपको लगातार देखना है। दोस्तों, मैं दिन रात कर दूंगा आपको 90% दिलाने में। बस आपको अपने अंदर वो जुनून लाना पड़ेगा। 90% जब आएगा दोस्तों, जब आपके रग रग में खून की जगह जुनून दौड़ेगा, और वो जुनून आपको खुद जगाना पड़ेगा। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। बहुविकल्पीय प्रश्न में दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है, आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में। आघातवर्धनीयता दोस्तों तांबा प्रदर्शित करता है, क्योंकि दोस्तों धातुओं में आघातवर्धनीयता होती है, जिन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, तो तांबा दोस्तों, ये जो तांबा आपको यहाँ पर मैंने ऑप्शन पे टिक किया है, ये आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, C2H6 का IUPAC नाम है। C2 दोस्तों ये मैथ एथ सेकेंड नंबर पे है। एंड जब इसमें एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एथेन। मैथ एथ, तो यहाँ पर C2 है तो एथ लेंगे और इसमें CnH2n+2 के फार्मूले से एन जोड़ देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एथेन होगा। एथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक नई कॉपी बनाना है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन सब को नोट कीजिए और रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करनी है। और जितना मैं बता रहा हूँ आपको सबको पढ़ना है और याद भी करना है, तभी आपका 90% आएगा। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको जितना मैं बताऊँ उतना नोट भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है वो कौन सी विटामिन है दोस्तों जो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन 2 विटामिन है, बी एंड सी। तो इसमें बी ऑप्शन दिया नहीं, विटामिन बी यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग विटामिन सी को लॉक करेंगे। विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। जल में घुलनशील विटामिन ऑप्शन डी विटामिन सी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। बोर्ड वाले ये क्वेश्चन को हर बार पूछते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो दोस्तों ये संबंध पूछ लिया जाएगा या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इसे रट लीजिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। एफ यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है और आर वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक दर्पण है, इसकी फोकस दूरी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र
का दूर बिंदु कितनी दूर स्थित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मानव नेत्र का दूर बिंदु का मतलब क्या है कि उस वस्तु को हम कितनी दूर मानव नेत्र से रखें कि वो उसे सुस्पष्ट देख सके। तो इसका आंसर दोस्तों अनंत पर होगा, अनंत पर इसका आंसर होगा। ओके, मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए निकट बिंदु तो वो होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु एंड अनंत पर दूर बिंदु होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बातें आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जरा दूरदृष्टिता क्या है संक्षेप में समझाइए। आपको जरा दूरदृष्टिता लिखना है। जरा दूरदृष्टिता से आप क्या समझते हैं? जरा दूरदृष्टिता समझिए दोस्तों, जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटने लगती है और अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु, जो निकट बिंदु होता है वो दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि यह पश्चमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब दोस्तों कि जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है पश्चमाभि पेशियाँ दुर्बल हो जाते हैं और मनुष्य के लेंस की लचीलेपन में भी कमी आ जाती है। इसके कारण दोस्तों हम जरा दूरदृष्टिता का शिकार हो जाते हैं। अब इसका कोई निवारण तो भी होगा, निवारण भी है दोस्तों। इसका निवारण इसका आप लोग देख लीजिए। निवारण है उत्तल लेंस के प्रयोग से। उत्तल लेंस के प्रयोग से दोस्तों इसका निवारण किया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है। ये द्विफोकसीय लेंस क्या होते हैं? द्विफोकसीय लेंस दोस्तों आप लोग समझिए, द्विफोकसीय लेंस होते हैं, इसमें 2 प्रकार के लेंस होते हैं। ऊपरी लेंस अवतल लेंस होता है और निचला लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। जिससे क्या होता है कि अगर आप जैसे कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित है तो एक लेंस निकट दृष्टि दोष और दूसरा लेंस दूर दृष्टि दोष का निवारण करता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका निवारण किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, अपने टीचर्स से पढ़ लीजिए, अपने गुरुजनों से समझ लीजिए एक बार। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली बार और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आनुवंशिकता क्या है? दोस्तों आनुवंशिकता आपको बताना है कि आनुवंशिकता क्या है। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। माता पिता और पूर्वजों से संतान में पहुँचने वाले लक्षण को आनुवंशिकता कहते हैं। वह लक्षण दोस्तों, वह लक्षण जो माता पिता या पूर्वजों से संतान में पहुंच जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? आनुवंशिकता कहेंगे, उसे आनुवंशिकता कहेंगे। अब वो लक्षण कौन से हो सकते हैं? जैसे देखिए वो लक्षण हो सकते हैं आँखों का रंग और नाक का आकार, बस ये कुछ हैं जो हो सकते हैं आनुवंशिक लक्षण। तो बस आप लोग समझ गए होंगे ऐसा मैं मान सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो चाकू से काटी जा सकती हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं सोडियम और लिथियम।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसे जिप्सम से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस समझिए, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे दोस्तों अर्धहाइड्रेट भी आप लोग कह सकते हैं। इसे अर्धहाइड्रेट भी बोला जाता है। इसका अणु सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। आप लोग याद रखिएगा, CaSO4 हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसकी बनाने की विधि क्या है? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP बोला जाता है, बना देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो यह जल के कुछ अणुओं को त्याग देगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। जिप्सम का फार्मूला यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CaSO4 0.2 H2O, ये होता है जिप्सम। और जब इसे दोस्तों 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, 373 केल्विन ताप पर, तब ये क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O और प्लस में अलग हो जाएगा 1.5 H2O। तो यहाँ से दोस्तों ये है अपना जिप्सम जो हमने 373 केल्विन ताप पर गर्म किया था, और यहाँ से जिप्सम की सहायता से हमने CaSO4 हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर दिया। और साथ साथ यहाँ पर 1.5 क्रिस्टलन जल वाला H2O बन गया, 1.5 क्रिस्टलन H2O। ओके, आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। उपयोग इसके क्या हैं? उपयोग दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जितना भी, ये सब अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आप एक अलग से कॉपी बनाइए और रेगुलर मेरे वीडियोस को आप लोग देखिए, और जितना बताऊं उतना सब नोट कीजिए और याद भी कीजिए, तभी आपको कुछ समझ आएगा और आप 90% स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो साइंस में मेरे 97 मार्क्स आए थे 2022 बोर्ड में। तो आप लोगों को भी इतना मार्क्स चाहिए, तो प्लीज़ जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग पढ़िए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कभी आपको अपना मार्कशीट ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दोस्तों टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका और उपयोग है खिलौना बनाने और सजावट का सामान बनाने में। फिर दोस्तों, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी करते हैं। सतह को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो आई होप अब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियोस में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं अगर आप 90% स्कोर करना चाहते हैं। तो ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया समझिए, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब दोस्तों, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है
वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उत्पाद में भेज देता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक समीकरण, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। Fe जो कि आयरन है एंड CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखिए FeCu से अधिक क्रियाशील है तो Cu को Fe विस्थापित करेगा। विस्थापित कैसे करेगा ये देखिए, FeSO4 प्लस ये Cu यहाँ आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हुआ क्या है कि Cu का जगह Fe ने ले लिया इधर उत्पाद में क्या हुआ कि Cu का जगह Fe ने ले लिया, Fe का जगह Cu ने ले लिया। ओके, समझ आ रहा है ना। Fe का जगह Cu ने ले लिया और Cu का जगह Fe ने ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों यह विस्थापन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व होता है वह कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर Fe आयरन जो था वो Cu से अधिक क्रियाशील था, इसलिए इसने Cu को विस्थापित कर दिया। एक फार्मूला मैं आप लोगों को और देता हूँ, एक समीकरण Zn दोस्तों जिंक है, ये Cu से अधिक क्रियाशील है तो ये भी क्या करेगा कि Cu को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट प्लस Cu बना देगा। ओके, तो ये बन गया आपका जिंक सल्फेट और Cu कॉपर है। ये Cu दोस्तों कॉपर है और Zn जिंक, Cu तो कॉपर बता दिया। ये है अधिक क्रियाशील, ये है कम क्रियाशील, इसने दोस्तों विस्थापित कर दिया इसे। तो यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu आ गया। आप लोग समझ गए होंगे, समझ आ रहा होगा ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक वीडियोस आगे लाने वाला हूँ, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को 90% बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त हो सकेगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।